बेटा जो हीट ट्रांसफ़र का जो अपने सीरीज चल रही है उसमें आज हम कन्वेक्शन का लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। रेडिएशन हम स्टार्ट करते हैं, है ना। रेडिएशन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा आसान भी है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। तो रेडिएशन में क्या होगा बेटा, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, heat energy is transferred in the form of electromagnetic wave, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे तो आप 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बेसिकली बेटा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलरली दोनों ऑसिलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही बेटा क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं। और भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव विद स्पीड, किस स्पीड के साथ बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा वो इसी स्पीड के साथ क्या करती है, इसी स्पीड के साथ मूव करती है। क्लियर है। अगली बात बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स need not any material to propagate, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बेटा इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरीके की मीडियम की ज़रूरत इसको नहीं है। नोट करो बेटा एक सेकेंड। तो इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपगेट होने के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज द एनर्जी emitted by electromagnetic waves is known as radiant energy। इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। बेसिकली क्या होगा ना कि बॉडी के अपने टेम्परेचर के कारण से रेडिएशन जनरेट होती है ना। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर above 0 Kelvin emits radiations। और ये जो रेडिएशंस है जनरली इंफ्रारेड रेडिएशंस बेटा इनको बोलते हैं, IR रेडिएशंस। यानी कि कोई भी बॉडी है बेटा अबव 0 केल्विन अगर उसका टेम्परेचर है तो वो क्या करेगी बेटा, वो एनर्जी को एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। वो रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी को क्या करना शुरू कर देगी बेटा, वो एमिट करना शुरू कर देगी। एक टर्म में बेटा दैट इज पावर। पावर का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो देखो बेटा कोई भी बॉडी होगी तो वहाँ पे देखो क्या क्या प्रोसेस चल रहे होंगे, ये समझ रहे हैं पहले कि भाई ये मान लो कि बेटा ये आपकी कोई भी बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, ये तो लाइट रे क्या हो रही है, लाइट रे मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रही है
तो इसको तो लिख देता हूँ, दिस इज पावर इंसिडेंट। जो पावर इंसिडेंट हो रही है माने एनर्जी पर यूनिट टाइम जो इंसिडेंट हो रही है उसको पी इंसिडेंट कहा। अब बेटा इसका क्या होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पी रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट ये क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ पार्ट को ये क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो इसका मतलब जो टोटल जो आपको जो इंसिडेंट जो पावर हुई थी ना बेटा, पी इंसिडेंट दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, पी रिफ्लेक्ट प्लस पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर ट्रांसमिट, ये होने वाला है बेटा। टोटल ये होगी, है ना, जो टोटल आपकी पावर आई वो इन तीन हिस्सों के अंदर चली गई है आपकी। अब बेटा अगर क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ कि जो पावर ट्रांसमिट हुई, जो पावर ट्रांसमिट हुई वो पावर अगर ज़्यादा है किससे, पी एब्जॉर्ब से, तो बेटा उस केस में क्या होगा, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बेटा डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर विल डिक्रीज। अगर क्या है बेटा कि जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो अगर कम है और जो पावर एब्जॉर्ब हुई है वो ज़्यादा है, तो बेटा उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका टेम्परेचर है वह टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि जो ट्रांसमिट हो रहा है पावर और जो एब्जॉर्ब हो रहा है पावर वो अगर बेटा बराबर है, तो जो टेम्परेचर है बेटा वो क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हीट का एक्सचेंज तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रेडिएशन खत्म होगी। ये बात ध्यान रख लेना बेटा कि रेडिएशन खत्म नहीं हुई है, इंसिडेंट भी हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, सारे प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदल पा रहा, क्योंकि जितनी पावर वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ट्रांसमिट कर दे रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स। नेक्स्ट इज गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स। जो गुड एब्जॉर्बर्स हैं वो क्या होंगे बेटा, वो बैड रिफ्लेक्टर्स होंगे। ठीक है, देखो कैसे भाई, मान लो कि ये कोई आपकी बॉडी है बेटा, कोई सरफेस है, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि कोई जो एनर्जी है वो क्यू आई एनर्जी आई, उस क्यू आई को मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो इंसिडेंट एनर्जी, या सिंपल क्यू लिख लो इसको बेटा, क्यू इज़ यूर इंसिडेंट एनर्जी, पावर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट एनर्जी ये बेटा Q1 हो गया, Q1 इज योर रिफ्लेक्टेड एनर्जी, Q1 इज योर रिफ्लेक्टेड एनर्जी। कुछ Q2 पावर जो है बेटा वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। और बेटा कुछ Q3 जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, सॉरी ट्रांसमिट कर देगा, उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड एनर्जी बेटा, ट्रांसमिटेड एनर्जी। तो वही बात है कि एनर्जी जो टोटल इंसिडेंट हुई उसमें से कुछ क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ बेटा ट्रांसमिट हो गई। तो छोटे छोटे कुछ और टर्म्स हैं, देखो जरा कि सबसे पहला है कि जो Q1 डिवाइडेड बाय Q, इसका मतलब बेटा क्या है कि जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी, ये रेशियो है बेटा, और इसको मैं लिखता हूँ इट इज़ इक्वल टू R। इसको बेटा क्या लिखा जाता है, इसको R के बराबर मैं लिखता हूँ, ये एक रेशियो है, और इसको रिफ्लेक्टेंस बोलेंगे बेटा, है ना। Q1 बाई Q इज इक्वल टू R नॉन एज रिफ्लेक्टेंस, इट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्टेंस। किसका रिफ्लेक्टेंस बेटा, सरफेस का।
रिफ्लेक्टेंस ऑफ सरफेस। इसी तरह से बेटा क्या होगा, Q2 बाई क्यू, Q2 का मतलब क्या होगा कि जो उसने एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। तो बेटा इस रेशियो को ना, एक तो ये आ गया, ये अलग चीज़ है Q2 बाई क्यू, इसको बेटा क्या लिखूंगा, A से लिखूंगा, और इसको बोला जाएगा बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस। इसको बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस कहा जाएगा। और एक और टर्म रहेगी दैट इज Q3 बाई क्यू, वो बेटा क्या रहेगा, जो ट्रांसमिटेड पावर है अपॉन जो इंसिडेंट एनर्जी हुई, और इसको T से लिखेंगे, और इसको बेटा क्या कहा जाएगा, ट्रांसमिटेंस ऑफ सरफेस इसको कहा जाएगा बेटा। तो ये जो है कि आपका A हो, R हो, चाहे आपका T हो बेटा, A, R और T ये तीनों आपके क्या रहेंगे, ये तीनों आपके डायमेंशन लेस हैं और यूनिट लेस हैं, बिकॉज ये सिंपली एनर्जी के रेशियो हैं। सिंपली क्या है बेटा, एनर्जी के रेशियो हैं। तो हम लिख देते हैं जरा, देखो क्या कि भाई सर A, R एंड T आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस और क्या है बेटा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हैं, ठीक है। तो भाई एक बात देखो कि अगर मैं बात करूं तुम्हारी कि सर जो Q1 बाई क्यू प्लस Q2 बाई क्यू प्लस Q3 बाई क्यू, अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो देखो आप किसके इक्वल आएगा, ये वाली चीज़ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई Q, यही तो आने वाला है। ये Q1 बाई क्यू क्या चीज़ है, ये R है। Q2 बाई क्यू ये एब्जॉर्प्शन है, और ये बेटा ट्रांसमिटेंस है, और ये बेटा 1 के इक्वल आ गया। ये देखो, क्योंकि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q, है ना, वही Q इंसिडेंट के बराबर है, तो वो यूनिटी आ गया। तो भाई अगर क्या हो, इफ हम बात कर रहे हैं बेटा एब्जॉर्बर और रिफ्लेक्टर के बीच की, है ना, ए यानी कि ए के बीच में और आर के बीच में, इफ ट्रांसमिटेंस इज ज़ीरो, इफ ट्रांसमिटेंस T इज ज़ीरो फॉर एनी सरफेस, तो बेटा ट्रांसमिटेंस चेन अगर जीरो हो गया तो R प्लस ए आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 के इक्वल अगर हो गया तो देखो कि अगर R बढ़ेगा, इफ R इज मोर देन A इज लेस, यानी और उल्टा अगर A बड़ा हो गया तो R कम हो गया, R विल लेस। यानी कि बेटा क्या हुआ कि अगर रिफ्लेक्ट अगर वो ज़्यादा करेगा तो एब्जॉर्ब कम करेगा, अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो रिफ्लेक्ट कम करेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर। अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है तो आर उसके लिए कम रहेगा। यहाँ से बेटा ये बात आती है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करो भाई। चलो बेटा, नेक्स्ट वी हैव कि भी ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक बॉडी, है ना, नाम आपने सुना होगा पहले ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी तो बेटा ऐसी बॉडी जो क्या कर सकती है, जो सभी वेवलेंथ्स की एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले ना। ए बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स, सारी की सारी जितनी भी वेवलेंथ है उन सबको वो क्या कर लेगी,
एब्जॉर्ब अगर कर ले तो ऐसी बॉडी को क्या कहा जाएगा, उसको ब्लैक बॉडी कहा जाएगा। इस केस में बेटा क्या होगा, ये बात और देख लो, 100% एब्जॉर्प्शन होगा, 0% रिफ्लेक्ट। यानी कि बेटा फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए अगर बात करें बेटा तो ए की वैल्यू तो रहेगी क्या, ए की वैल्यू तो 1 रहेगी, और रिफ्लेक्शन 0 है तो आर की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी बेटा, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, परफेक्ट अगर ब्लैक बॉडी की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये आपने कोई भी स्फेरिकल बॉडी ले ली बेटा, और इसका जो एक छोटा सा एक होल कर दिया यहाँ पे, और अंदर का जो पार्ट है ना, अंदर के पार्ट को हमने क्या कर दिया, पेंटेड ब्लैक। ये जो अंदर का जो पार्ट है बेटा, इसको ब्लैक पेंट कर दिया, पेंटेड ब्लैक। तो अब जब आपने इसको ब्लैक पेंट कर दिया तो अब होगा क्या कि जैसे ही बेटा कोई लाइट इसमें जाएगी तो वो ट्रैप होगी बेचारी, अब वो बस अंदर ही अंदर रहेगी, वो बाहर आ ही नहीं पाएगी। यानी कि इस केस में बेटा पता क्या होता है कि 99% एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और 1% में बाकी का काम होता है। यानी कि ये दिस इज ए आइडियल है ना, क्लोज टू द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये है कोई भी स्फेरिकल ये है बेटा बॉडी है, उसको अंदर हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया है। क्लियर है, इसको बेटा बोलते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक और है हमारा, दैट इज लैंप ब्लैक। एक और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया बेटा, एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, दैट इज लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज टू ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के बिल्कुल क्लोज एक और ये बेटा क्या है आपका, ये एग्जाम्पल है आपका। तो दो एग्जाम्पल हो गए, एक तो लैम्प ब्लैक हो गया बेटा, और एक आपका ये फेरिस ब्लैक बॉडी, या फिर ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वाली चीज़ हो गई है। अब बात करते हैं क्या बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, भाई कोई भी बॉडी जो है बेटा वो जिसका कुछ टेम्परेचर होगा, है ना, ए बॉडी, और सिंपल से ए ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन by virtue of its temperature। इसको बेटा क्या बोलते हैं, इसी फंडे को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। इसी फंडे को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, करो 1 मिनट के लिए नोट करो बेटा ये सारा। नेक्स्ट इज बेटा स्टीफन्स लॉ, है ना, जो रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसी पे 2 लॉ हैं बेटा, एक तो स्टीफन्स लॉ है, एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, दोनों ही अलग अलग है, और एक हमारा बेटा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ होगा। 3 लॉ हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला बेटा स्टीफन लॉ। पहली बात तो बेटा ये क्या कि ये जो लॉ है आपका, दिस इज फॉर ए सिंगल बॉडी हीट रेडिएशन बेटा।
सिंगल कोई एक बॉडी है वो हीट रेडिएट कर रही है, उसके लिए है। कैसे मतलब, मान लो कि बेटा ये कोई बॉडी है आपका जिसका टेम्परेचर T है, ये सिंगल बॉडी क्या कर रही होगी बेटा, ये सिंगल बॉडी हीट रेडिएट कर रही होगी, उसको लेकर के ये जो लो बना है उसको स्टीफन लो कहते हैं। ये क्या कहता है कि भाई कोई भी बॉडी जो है आपकी, अकॉर्डिंग टू स्टीफन लो क्या कहते हैं कि जो भी ये रेडिएंट एनर्जी है, जो ये रेडिएशन एनर्जी जो ये भेज रहा है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या पर सेकंड जो है वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर किस में रखना है, टेम्परेचर केल्विन में रखना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है बेटा। तो यानी कि वो जो एनर्जी, ये एनर्जी क्या है बेटा, जो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, वो कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि T की पावर 4 के। तो यहाँ से बेटा जब ये कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब मैंने हटाया तो इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जिसको सिग्मा कहते हैं, और इस सिग्मा को बेटा क्या कहा जाता है, दिस सिग्मा इज नॉन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो कैपिटल E है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तो हीट रेडिएशन एनर्जी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसको बेटा इमिसिव पावर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इमिसिव पावर भी कहा जाता है बेटा। यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है आपका, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में होना चाहिए। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 होना चाहिए। अब बेटा बात करते हैं रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम ए बॉडी। रेट ऑफ इमिशन का मतलब कि वो टोटल वो बॉडी, अभी तो हम पर यूनिट एरिया की बात कर रहे थे, तो टोटल जो उसका एरिया उससे कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम रेडिएट हो रही है। तो बेटा यहाँ तो पर यूनिट एरिया पता था मुझे, इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पर यूनिट टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल हीट एनर्जी जो वो रेडिएट करेगा वो आ जाएगा। यानी कि बेटा E इंटू ए मुझे करना पड़ेगा, तो सिग्मा A T की पावर 4 होगी बेटा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो A जो रहेगा बेटा, ये आपका हमेशा आउटर सरफेस रहेगा। अब आउटर सरफेस का क्या मतलब है सर, ये समझो। आउटर सरफेस से मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि भाई देखो कि एक तरफ तो आपके पास होलोस्फेयर है, एक तो बेटा आपका क्या है, होलोस्फेयर है, और एक है आपका सॉलिड स्फेयर। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, चाहे वह होलोस्फेयर हो चाहे वह सॉलिड स्फेयर हो, अगर बेटा उसका एरिया A है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो हो, दोनों के केस में एरिया A ही कंसिडर किया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसे लिखा कि आउटर सरफेस एरिया है और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात बेटा कि अगर ब्लैक बॉडी के अलावा कोई और बॉडी हो, है ना, अगर ब्लैक बॉडी के अलावा कोई और बॉडी अगर होगी ना, इफ बॉडी इज अदर देन ब्लैक बॉडी, तो बेटा उस केस में जो आपका हीट आएगा, पहली बात है कि वो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो जो हीट एमिट कर रहा था उससे कम एनर्जी एमिट कर रहा होगा। तो बेटा उस केस में इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, H = सिग्मा एप्साइलन A इंटू T की पावर 4। एप्साइलन को बेटा क्या कहा जाता है, एमिसिविटी, और इसकी वैल्यू बेटा क्या रहती है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। इसकी वैल्यू बेटा क्या रहती है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। इसको बेटा कैसे डिफाइन करते हैं ये भी देख लेते हैं। जो एमिसिविटी है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एमिसिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं ये देख लो। इसको बेटा डिफाइन कर देते हैं कि हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय हीट रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी
एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ये जो रेशियो आता है बेटा, है ना, कि वो जो ऑर्डिनरी जो बॉडी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कितना हीट रेडिएट करेगा, उसका रेशियो किसके साथ, वो जो ब्लैक बॉडी उस टेम्परेचर के ऊपर जो हीट रेडिएट करती, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एमिसिविटी कहा जाता है बेटा। उसको क्या कहा जाता है, एमिसिविटी कहा जाता है। और भाई फॉर ए ब्लैक बॉडी कुछ बुक्स में बेटा ये एप्सिलॉन आपको ई भी लिखा हुआ मिलेगा, एक ही बात रहेगी। फॉर ए ब्लैक बॉडी वैल्यू ऑफ एमिसिविटी इज 1। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ऊपर भी ब्लैक बॉडी है और नीचे भी ब्लैक बॉडी है, ये तो सेम ही रहेगा, वो रेशियो 1 आएगा आपका। तो ब्लैक बॉडी के लिए ये जो रेशियो है आपका, ये रेशियो बेटा आपका क्या आने वाला है, ये रेशियो आपका 1 आने वाला है। करो बेटा नोट। एक बेटा एक छोटी सी टर्म है, एक तो है आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। दो टर्म्स होती हैं, ये आने वाली क्लास में खैर यूज़ होगा, बट अभी मुझे ध्यान आ रहा है तो बता ही देता हूँ। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एक टर्म तो बेटा ये है, और एक होता है रेट ऑफ कूलिंग। जनरली ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि भाई रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र दो अलग अलग टर्म्स नहीं है, वो एक ही टर्म हम बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है बेटा, ये तो एक्चुअल में dQ/dt है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये तो बेटा आपका क्या है, ये हीट ट्रांसफर है, dQ/dt, एनर्जी का रेट का जो चेंज है। और कूलिंग बेटा, कूलिंग इज नॉट dQ/dt, इट इज dT/d। यानी कि बेटा ये क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। तो बेटा ये बातें अपने दिमाग से निकाल देना अब, क्या कि भाई जो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है और रेट ऑफ कूलिंग है, वो दोनों सेम चीज़ नहीं है। रेट ऑफ कूलिंग में मतलब टेम्परेचर का चेंज, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र में बेटा जो हीट एनर्जी है, उस हीट एनर्जी का चेंज आएगा। नोट करो बेटा जल्दी से ये। तो बेटा अभी हमने स्टीफन्स लॉ पढ़ा, अब बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्टीफन लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो हैं, दे आर नॉट सेम। बेटा वो सेम लॉ नहीं है, ये बात ध्यान रख लो। एक तो बेसिकली स्टीफन लॉ जो है वो सिंगल बॉडी हीट रेडिएशन की बात कर रहा था। कोई एक बॉडी था, वो हीट रेडिएशन करने लग रहा है अपने टेम्परेचर के कारण से। लेकिन जो स्टीफन बोल्ट्जमैन जो आपका लॉ है बेटा, वो सराउंडिंग और बॉडी के बीच का हीट एक्सचेंज के बारे में बताएगा। मान लेते हैं कि आपकी कोई एक बॉडी है बेटा, जिसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर आपने T मान लिया, और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, वह T0 है। तो उस केस में कहता है कि जो रेट ऑफ हीट एक्सचेंज है, यानी कि जो हीट एक्सचेंज वो पर यूनिट टाइम जो बेटा करेगा, दैट विल बी इक्वल टू H इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन A T⁴ माइनस T⁴। बेटा इस केस में बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए क्या कर रहा है, वे सराउंडिंग को जो एनर्जी है बेटा, वो क्या कर देता है, वो सराउंडिंग को एनर्जी रेडिएट कर देता है।
ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ज़्यादा है। ये फॉर्मूला तभी लगाना जब सराउंडिंग और बॉडी के बीच कहीं पे हीट एक्सचेंज की बात कह रखी हो। अगर इस तरह की बात नहीं कही है बेटा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। एफ सिग्मा बिल्कुल वही है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो हमने अभी पिछले लॉ में बताया उसकी वैल्यू। ये एप्सिलॉन आपकी एमिसिविटी है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। ब्लैक बॉडी अगर है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो इसकी वैल्यू बेटा मैं 1 रख लूँगा। ए उसका आउटर एरिया है, टी जो टेम्परेचर है बेटा वो किसका, बॉडी का टेम्परेचर है, और टी नॉट जो टेम्परेचर है वो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ये किसका टेम्परेचर है बेटा, वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इस फॉर्मूले को तभी इस्तेमाल करेंगे जब हीट एक्सचेंज हो रहा होगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच में। नोट करो बेटा जल्दी से ये। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो भाई हुआ क्या कि ये इस तरफ हमने क्या बनाया है, स्पेक्ट्रल रेडिएशन, और इस तरफ है बेटा वेवलेंथ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ बनाया हमने। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मान लिया कि जब आपका टेम्परेचर T1 टेम्परेचर था तो लैम्डा m1 का मतलब क्या है कि दिस इज द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी जब आई होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ रही होगी वो लैम्डा m1 बेटा मैंने लिख दिया। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, ये बेटा T1 है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, दिस इज योर T1। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो वेवलेंथ थी ये क्या हो गई, ये पहले से कम हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये और कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ये एमिसिव स्पेक्ट्रल जो एनर्जी है, पावर जो है, ये बेसिकली जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वेवलेंथ आती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो एक्सपेरिमेंटली फिर ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो लैम्डा m जो था, लैम्डा m इज द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके। तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t, और फिर लैम्डा m इंटू टी इज b इज सम कांस्टेंट, उसको वेन्स कांस्टेंट हम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कि लैम्डा m इंटू टी इज कांस्टेंट। ये बेटा आपको वेन्स कांस्टेंट कहलाता है जिसकी वैल्यू 2.9 × 10⁻³ mK है। ये जो कांस्टेंट है इसको वेन्स कांस्टेंट कहते हैं बेटा। और ये कोई भी ग्राफ हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, इसके अंडर जो टोटल एरिया आएगा किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, T1 के ऊपर मानोगे तो ये वाला एरिया, T2 के ऊपर ये वाला, ये तो ये एरिया बेसिकली आप 0 से इन्फिनिटी कैसे लिखोगे, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, डी लैम्डा बेटा ऐसे लिखो, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ये एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या कर रहा होगा, ये टोटल जो रेडिएटेड एवरेज पावर है पर यूनिट सरफेस एरिया है ना, माने कि ये एरिया अंडर कर्व क्या बता रहा होगा कि टोटल 0 से लेके इन्फिनिटी तक के जो रेडिएशन से आपकी लैम्डा है उनमें टोटल एवरेज पावर कितनी आई है। और बेटा ये जो है ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, ये टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल रहती है। ये आपका क्या है, दिस इज योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये आपको ध्यान रखना है कि लैम्डा m इंटू टी जो है बेटा ये आपका कांस्टेंट रहता है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस बेटा इस पे कर लेते हैं, ये नोट कर लो एक बार। तो ठीक है बेटा, अब आज हमने ये कर लिया। अब इसमें एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपना बच गया है और कुछ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश दिस चैप्टर। थैंक यू।